हेलो गाइस, माई सेल्फ हिमांशु धवन और आज इस वीडियो में बेसिकली आपकी रिपोर्ट्स के ऊपर डिस्कस करूंगा या आपकी रिपोर्ट्स को कैसे समझें और आप अगर आपके पास रिपोर्ट्स है तो उसको किस तरीके से आप कोशिश करें कि वो क्या है, कैसी है, किसने क्या बोला, किस तरीके से हुआ, ये थोड़ी चीज़ें आप समझो। आपकी कुछ रिपोर्ट्स अगर मैं देखा जाए तो उसमें कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे कि आपका वॉल्यूम, उसके बाद आता है आपके काउंट, फिर पर ml काउंट, फिर उसके बाद आती है आपकी मॉर्फोलॉजी, उसके बाद आती है मोटिलिटी और उसके बाद आता है एक HPF का कि कितने HPF आपके उसमें रेड ब्लड सेल्स है या पस सेल्स हैं या वो सारी चीज़ें। ये नॉर्मल सी चीज़ें जो आपकी रिपोर्ट्स में, हर एक की रिपोर्ट्स में ये ज़रूर मेंशन किया जाता है। उसमें सबसे पहली चीज़ जो हम देखते हैं वो वॉल्यूम को देखते हैं। वॉल्यूम का मतलब ये होता है कि आप एक बार इजैकुलेट में कितने वॉल्यूम निकालते हो, क्योंकि उस वॉल्यूम की वजह से ही आपकी टोटल स्पर्म काउंट की वैल्यूएशन निकलती है। अगर मान के चलो अगर आपका वो वॉल्यूम जो है वो 1.5 ml से कम है तो इट मीन्स कि वो इशू कर सकता है। तो कोशिश करना है कि आपके वॉल्यूम पे हमेशा बनी रहे, अच्छा बना रहे। तो वॉल्यूम को बढ़ाने का सबसे बढ़िया तरीका जो है वो है आपके पास हाइड्रेशन। जितना ज़्यादा पानी हो सके आप पियो। प्रोस्टेट अपने से अच्छे से बहुत अच्छा सीमन बना पाएगा और उसके अंदर जितना सीमन होगा उतना ही कैलकुलेशन आपकी निकलेगी आपके स्पर्म की भी। इसके बाद बारी आती है आपकी स्पर्म काउंट की। अगर WHO कहते हैं कि 15 मिलियन स्पर्म काउंट मिनिमम होना चाहिए एक फर्टाइल होने के लिए, ठीक है, बट मैं आपको एक चीज़ कहता हूँ, एज़ पर अगर हम डिस्कशन करते हैं और नॉर्मल हम डे टू डे की बात करते हैं तो अगर हम यहाँ पर कहें जो एंशिएंट टाइम पीरियड चलता था, जो WHO की गाइडलाइन से पहले वाला था, वो 50 मिलियन को फोकस में करता था। वो कहते थे 50 मिलियन तो होने चाहिए थे, बट ओवर द टाइम स्टडीज़ WHO को लगा होगा कि 15 मिलियन के बाद भी बच्चे कंसीव होते हैं और जिसकी वजह से कंसीव होने के चांसेस वहाँ पर होते हैं, बट हम उसको नज़रअंदाज करते हैं। इसी वजह से शायद WHO ने 15 मिलियन की एक लिमिट लगाई, उसके ऊपर वाले स्पर्म काउंट्स अच्छे माने जाते हैं। तो 15 मिलियन एक WHO की लिमिट है। अगर 15 मिलियन से नीचे है तो स्पर्म काउंट ओलिगोस्पर्मिया की श्रेणी में आता है और उसके ऊपर जो आते हैं वो एक नॉर्मल श्रेणी में काउंट होता है। अगर आपके 15 मिलियन को मेंशन किया गया है, वो 15 मिलियन आपके पर ml को मेंशन किया गया। पर ml को मतलब जैसे मैंने बताया था कि वॉल्यूम अगर आपका 2 या 3 ml है तो ग्रेट, वो 15 मिलियन जो है वो 15 इंटू आपके हो गए 3, तो एक इज इक्वल टू हो गए आपके 45 मिलियन। ये 45 मिलियन स्पर्म काउंट एक बारी में रिलीज़ कर रहे हो, ये एक कहानी है ना। यही कहानी एक्चुअली काम करती है। 15 मिलियन पर ml को काउंट करते हैं, 15 मिलियन टोटल रिपोर्ट पे नहीं काउंट करते या टोटल वॉल्यूम पे काउंट नहीं किया जाता। अब इसी के बाद बारी आती है आपकी मॉर्फोलॉजी की। मॉर्फोलॉजी होता है बेसिकली स्ट्रक्चर जो आपके स्पर्म का होना चाहिए, उसमें हेड, नेक और टेल होनी चाहिए। अगर वो नहीं है, उसमें कुछ भी मिसिंग है या कुछ भी ज़्यादा है तो वो एबनॉर्मल मॉर्फोलॉजी में मेंशन कर दिया जाता है। मतलब कि हेड है तो 2 हेड है तो वो ख़राब है, नेक नहीं है सीधा टेल बन के आ गई हेड के साथ तो वो ख़राब है, अगर आपकी टेल नहीं है नेक और हेड है तो समझ लो वो बेकार है। तो उसका एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होना चाहिए, जो प्रॉपर स्ट्रक्चर इसलिए रिक्वायरमेंट है। अगर वो प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं है तो वो जो 10 सेंटीमीटर का जो फेलोपियन ट्यूब तक उसका जो रास्ता है वो ढंग से क्रॉस ही नहीं कर पाएगा, और जब वो क्रॉस ही नहीं कर पाएगा तो वो एग के अंदर पेनिट्रेट ही नहीं कर पाएगा, और पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा तो फर्टाइल नहीं कर पाएगा। तो बेसिकली फंडा क्या कहता है? बेसिकली फंडा कहता है कि हेड, नेक, टेल ये तीनों चीज़ें एक स्पर्म में होनी चाहिए। तो इसीलिए अगर ये स्पर्म, अगर मॉर्फोलॉजी अगर आपकी सही है, स्टेबल है तो आगे चलेगी। अगर इसमें बात करी जाए तो किसी रिपोर्ट में अप्रॉक्सीमेटली 4% के आसपास का मेंशन किया जाता है, 4 ग्रेटर देन या लेस देन, या फिर 40% भी मेंशन किया जाता है। तो 40% से अबव होनी चाहिए आपकी मॉर्फोलॉजी, क्योंकि अगर 40 से अबव नहीं होती है तो समझ लेना दिक्कत आ सकती है। हम अगर बात करें तो हम 50 मिलियन को काउंटर करते हैं, क्योंकि जब भी अगर आपके डेड स्पर्म काउंट या फिर आपके जो अनस्ट्रक्चर मॉर्फोलॉजी जो है आ रही है, जो स्ट्रक्चर आ रहा है, अगर वो रास्ता रोकेंगे सही स्पर्म का जो एक्चुअल में सही है तो वो वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाएंगे, उससे पहले ही थक कर हार जाएंगे। तो इसीलिए स्ट्रक्चर शुड बी गुड। अब इसके बाद बारी करते हैं मोटिलिटी। मोटिलिटी होती है बेसिकली उसकी भी 3 तरीके की, उसमें 3 मोटिलिटी को मेंशन किया जाता है। एक तो स्टेबल जिसे हम नॉर्मल कहते हैं, एक को स्लगिश कहते हैं और एक को कहते हैं डेड। अब इसमें क्या होता है कि एक एक्टिव मोटिलिटी जो होती है उसका परफेक्ट होना 40 से अबव होना चाहिए, और अगर स्लगिश को मिला दिया जाए तो आपकी नॉर्मल जो मोटिलिटी होनी चाहिए 60% से अबव होनी चाहिए। अगर उसमें भी रिपोर्ट टू रिपोर्ट मेंशन करता है, कोई रिपोर्ट उसको ग्रेटर देन 4 या ग्रेटर देन उसमें भी डाल देता है। तो अगर मैं वैसे बात करूँ तो अप्रॉक्सीमेटली अगर मैं बात करूँ तो 60% आपकी नॉर्मल
मोटिलिटी होनी चाहिए। जो आपका 20% है वो स्लगिश होना चाहिए, बट अप टू 40% आपकी एक्टिव मोटिलिटी होनी चाहिए। और इसी के साथ अगर आगे कहानी बढ़ाएं तो उसमें कुछ SPF पस सेल्स के बारे में मेंशन किया जाता है। पस सेल्स का भी रेशो होता है 3 से 4 या किसी किसी का 7 से 8 भी चला जाता है, उसको भी नॉर्मल कैटेगरी में डाल दिया जाता है। जैसे वो 13-14 के पास पे जाता है तो उसको एक थोड़ी दिक्कत कह सकते हैं, क्या वो UTI भी हो सकता है या फिर कुछ और अलग इश्यूज़ हो सकते हैं, तो उसको कैलकुलेट या उसको बाद में काउंटर किया जा सकता है और बाकी रिपोर्ट्स करवा के। सो बेसिकली फंडा सीमन एनालिसिस का ये होता है। अगर आपकी सीमन एनालिसिस की रिपोर्ट में भी कोई ऐसा इश्यूज़ है और आपको लगता है कि उसको मेरे को दुरुस्त करना है या कैसे करूं, किस तरीके से करूं, आप एक फ्री कंसल्टेशन ले सकते हैं। हमारे यहाँ पर फ्राइडे को फ्री कंसल्टेशन OPD डे होता है, जहाँ पर हमारे डॉक्टर्स आपको फ्री कंसल्ट करते हैं। आप आइए, बात कीजिए उनसे, अपनी रिपोर्ट शेयर कीजिए और उसके बारे में पूछिए। और इसी के साथ साथ आप टेली कंसल्टेशन भी ले सकते हैं। जब आपको ऐसा लगता है कि मैं बहुत दूर हूँ, मैं यहाँ नहीं, मैं महाराष्ट्र में बैठा हुआ हूँ या मैं बिहार में बैठा हुआ हूँ या फिर मैं कन्याकुमारी में बैठा हुआ हूँ, तब भी आप ओवर द कॉल कंसल्टेशन ले सकते हैं, इसके रिगार्डिंग बात कर सकते हैं और उसका एक सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक गुड बाय एंड टेक केयर।